हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th का साइंस 1 ग्रेविटेशन, लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशन। तो आज हम इसमें देखेंगे कौन से मेन पॉइंट्स और लेसन को भी अच्छे से समझेंगे। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको इस लेसन में बताऊंगी वो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स, आप अगर नोट्स तैयार करना चाहते तो मैं जो जो आपको पॉइंट बताते जाऊँ वो आपको प्लीज़ अंडरलाइन करके रखने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We have seen in the previous standard that the gravitation force is a universal force। तो आपको ये भी अंडरलाइन करना होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आया ग्रेविटेशन फोर्स इज अ डैश फोर्स तो आपको लिखना होगा यूनिवर्सल फोर्स। ये बहुत बार आ चुका है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। सेकेंड हम देखेंगे, as we have learned the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton। तो आपको ये भी अंडरलाइन करना होगा ग्रेविटेशन was discovered by Sir Isaac Newton। तो आपको पूछ सकते हैं कि ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर्ड किया है, तो आपको लिखना होगा कि सर इसाक न्यूटन। फिनोमिनॉन मतलब फैक्ट, जो फैक्ट होता है। ओके, तो ये भी आपको अंडरलाइन करके रखना चाहिए कि Earth must be attracting the apple towards itself and his attractive force must be directed towards the center of the earth। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन में हम डायरेक्ट जाएंगे, तो इसका भी हम यहाँ पर भी डेफिनेशन दी गई है। वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा है जो फोर्स होता है वो चेंज करता है अपना स्पीड और डायरेक्शन में भी, डायरेक्शन भी का चेंज करता है ऑब्जेक्ट के मोशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमें पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ फोर्स। A force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object। तो ये भी आप अंडरलाइन करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें हमें मिलेंगे डेफिनेशन वगैरह। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशंस कहाँ है। उसके लिए आपको थोड़ा नीचे जाना होगा, तो चलिए देखते हैं वो कौन से डेफिनेशंस है। Thus the force act on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle, that this is called centripetal force। तो ये आपको अंडरलाइन करके रखना होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं। ओके, जो फोर्स एक्ट होता है, जो फोर्स एक्ट मतलब जो फोर्स हम जो ऑब्जेक्ट को जिसमें हम फोर्स लगाते हैं, जिसमें हम ताकत लगाते हैं, जो भी फोर्स अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट में, मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल एंड इट डायरेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को सर्कल डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो उसे कहेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। हम सेंटर में खड़े हुए हैं और हम एक ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो हम उसे क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं अ से लेके सेंट्रीपिटल फोर्स तक। ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हम डायरेक्टली जाएंगे केपलर्स के लॉ में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहले से ही यहाँ पर हाईलाइट करके रखे हुए हैं और इम्पॉर्टेंट भी करके लिखा हुआ है। और जिस वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ और बता भी दूंगी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं केपलर्स का फर्स्ट लॉ। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ दी फोकाई। तो ये होता है जो ऑर्बिट है प्लैनेट का, जो ऑर्बिट है वो एलिप्स है। एलिप्स मतलब एग शेप का है, एग शेप का, ओवल भी कह सकते हैं आप। एट विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, सन के साथ वो एलिप्स है एक फोकाई में। एक फोकाई मतलब फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट कह सकते हैं आप उसे। तो आप सारे केपलर्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते भी हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो लाइन जॉइन है प्लैनेट को, जो प्लैनेट को लाइन जॉइन है, सन स्वीप हो रहा है, सन स्वीप हो रहा है, स्वीप्स मतलब कवर, सन कवर इक्वल एरिया, सन कवर करता है इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है सन। तो यही है सेकेंड लॉ। तो देखते हैं, ये भी आप अंडरलाइन करके लिखिए रखिए, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो केपलर्स थर्ड लॉ है, द स्क्वायर ऑफ इट्स
period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, मतलब इसमें आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। अगर आप ये डेफिनेशन, अगर आपको केप्लर्स थर्ड लॉ पूछा गया एग्जाम में, तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये फॉर्मूला भी आपको राइट डाउन करना होगा, फॉर दैट कि इसे भी मार्क्स होता है, क्योंकि ये केप्लर्स थर्ड लॉ के अंडर ही है। तो यहाँ पर क्या है केप्लर्स थर्ड लॉ, वो भी आपको बताएंगे हम। केप्लर्स का थर्ड लॉ मतलब ये है कि स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, पीरियड मतलब टाइम, ओके। तो जो टाइम में कवर हो रहा है इक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है टी स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ गया है, तो टी स्क्वायर, टी मतलब टाइम अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन। जो भी टाइम कवर कर रहा है सन रिवॉल्व करने में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डिवाइडेशन क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस आर हम एज अ डिस्टेंस हम रेडियस कंसर्ट करेंगे और रेडियस है क्यूब में, तो यही इसका फॉर्मूला है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब इज इक्वल टू आर, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के। कॉन्स्टेंट को हम के भी डिनोट करते हैं। हम देखेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है डेफिनेशन, आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर आप भी हाईलाइट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में। ये ज़रूर से पूछा जाता है कि न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ क्या था, तो उस कंडीशन में हमें ये लॉ लिखना होगा। तो देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। All the above consideration, including Kepler's law, led Newton to formula his theory of universal gravity. According to his theory, every object in the universal attract every other object with a definite force. हर ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं हर अलग ऑब्जेक्ट को एक डेफिनाइट फोर्स के साथ। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट and it is inversely proportional to the square of the distance between them। ये फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट को, ओके। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट को उनके दो ऑब्जेक्ट में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर जो डिस्टेंस कवर किया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है m1 मतलब मास 1 मतलब ऑब्जेक्ट 1 भी कह सकते हैं, मास 2 ऑब्जेक्ट 2। यहाँ पे f और यहाँ पर f मतलब फोर्स कितना लग रहा है दोनों ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट होने में, वो फोर्स, और ये होगा डिस्टेंस, ओके। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट को उनके दो ऑब्जेक्ट में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी आपको लिखना नेसेसरी होगा। अगर यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अगर लिखोगे तो अच्छी बात है। F इज इक्वल टू, F मतलब फोर्स, इज इक्वल टू ग्रेविटेशन, जी हम क्यों लिखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ओके। जी इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। m1 m2 मास 1 मास 2, तो ये क्या है प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हमें बताया गया था डेफिनेशन में, प्रोडक्ट करके द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के बीच का साइन मल्टीप्लिकेशन होगा अपॉन डी स्क्वायर, मतलब हमें बताया गया था पहले ही डेफिनेशन में कि डिस्टेंट स्क्वायर, ओके। तो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे भी नीचे यहाँ पर भी एक हमें बताया गया है कि योर जी इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कॉल द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर भी आप ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ये है न्यूटन m² kg-2, ओके। तो द यूनिट ऑफ जी इज एसआई यूनिट, शो दैट इन SI यूनिट द यूनिट ऑफ G इज़, तो हम इसे SI यूनिट को G की भी यूनिट कहते हैं। और ये भी हमें पूछा जाता है, मेन ये पूछा जाता है, मेन थिंग ये है कि आपको ये याद रखना होगा 6.673 इंटू 10⁻⁻² n m² kg-2 पर kg भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर ऐसे करने से पर kg भी कह सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट पेज में है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कि द फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन से फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं वो हमने देखा है, पहले अंडरलाइन भी किया हुआ था, सेकेंड पेज में था, लेसन के सेकेंड पेज पे। यहाँ पे नेक्स्ट है, इफ m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v इज द स्पीड एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इट कैन बी शोन दैट द फोर्स इज इक्वल टू f इज इक्वल टू mv स्क्वायर पर रेडियस। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि फोर्स इज इक्वल टू मास, v का मतलब हमें बताया गया स्पीड स्क्वायर और रेडियस। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर देखना होगा, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। स्पीड का फॉर्मूला से ही हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने भी पड़ते हैं, तो उसमें भी ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ओके, तो यही था इस पेज में। तो नेक्स्ट हम डायरेक्टली आ गए हैं पेज नंबर 8 में, क्योंकि जो पीछे के पेज नंबर्स थे उनमें न्यूमेरिकल्स थे। तो आज हम इस वीडियो में बस डेफिनेशंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं जो पूछे जाते हैं आपको एग्ज़ाम में भी। ओके, तो शॉर्ट रिवीजन के लिए पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन नेक्स्ट है, तो यहाँ पर द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशन फोर्स एंड object near it according to Newton's second law of motion. A force acting on a body result in its acceleration. Thus the gravitation force due to the earth on a body result in its acceleration. This is called acceleration due to gravity and it is denoted by g. Okay, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, द से लेके आपको जी तक। यहाँ पर है द ग्रेविटेशन फोर्स, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है अर्थ के बॉडी में, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में वो एक्सीलरेशन होता है, इसीलिए उसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर जी जो होता है उससे, कैपिटल लेटर से नहीं, स्मॉल से। कैपिटल लेटर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में यूज़ करते हैं और इस स्मॉल लेटर में हम अर्थ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये था यहाँ पे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये यूनिट है इसका, यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा। ओके, जी 9.77 m पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये भी एक यूनिट है, शायद पूछा जा सकता है या फिर नहीं भी, तो आप इसे भी याद रखिए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं नीचे। तो नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी में, ये जो हमें 3 पॉइंट्स है ए बी और सी है नेक्स्ट पेज में, तो ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको इसे शॉर्ट रिवीजन करना है तो मैं इसके शॉर्ट पॉइंट बता देती हूँ जिसको आप इजीली रीड कर सकते। अगर आपको वो भी हार्ड जा रहा है तो मैं आपको एक इजी वे में भी बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ में आपको इतना पूरा लर्न करने की या फिर इतना पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ जी से लेकर इक्वेटर तक आप देख सकते हैं। ओके, रीड कर सकते हैं। ये अगर आपने इतना भी किया तो ये भी बहुत होता है, क्योंकि मेन पॉइंट यही है, द वैल्यू ऑफ जी इज द हाईएस्ट 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर at the pole and decrease slowly with decreasing latitude. It is lowest 9.78 meters per second square at the equator. तो आप इसे भी रीड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये भी हार्ड लग रहा है तो मैं आपको एक और बताती हूँ कि आप लिख सकते हैं इसके जगह द वैल्यू ऑफ जी इज़ हाईएस्ट एट द पोल। इसका मतलब यही होता है, मैं आपका इसका मतलब एक इजी वे में बता रही हूँ, जो वैल्यू है जी की वो हाईएस्ट होती है, जी की वैल्यू ज़्यादा होती है जब वो पोल पे होता है, और जो जी की वैल्यू कम होती है जब वो इक्वेटर पे होता है। तो यही वो हमें बता रहे हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी इज़ हाईएस्ट एट द पोल एंड लोएस्ट एट द इक्वेटर। ओके,
तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज विथ हाइट का। चेंज विथ हाइट का भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, we have to take into account the change in the value of g due to the large change in the distance of the satellite from the center of the earth। तो आप इतना लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं सी वाला। नेक्स्ट है चेंज विथ डेप्थ। चेंज विथ डेप्थ में भी आप यहाँ से इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ से आप लिख सकते द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। जो वैल्यू है जी की वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है जैसे हम अर्थ के इनसाइड डीप में जाएंगे। ओके, तो इतना आप लिख सकते हैं। और मास और वेट का हम देखते हैं। मास और वेट में भी बहुत ये मेन है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन भी पूछे जाता है। ओके, पूछे जा सकते हैं। मास एंड वेट का आप लिख सकते हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मास एक अमाउंट ऑफ मैटर है जो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है। और द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। जो एसआई यूनिट होती है मास की वो केजी में होती है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। आप इसे पॉइंट में ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। ओके, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। जो मास की वैल्यू होती है वो सेम होती है सब जगह। तो ऐसे आप 3-4 पॉइंट बनाकर डिफ्रेंशिएट में अगर पूछा गया तो आप लिख सकते हैं। वैसे ही वेट का, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइनाइज एज अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स का, जो अर्थ अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को अपने पास। ओके, यहाँ पर द फोर्स एफ ऑन ये नहीं है इम्पोर्टेंट, डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हैं। वेट एसआई यूनिट इज न्यूटन। वेट का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, जैसे कि मास का एसआई यूनिट केजी है। ओके, तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी था, तो वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है। जैसे कि हमने कुछ अगर छोटा ऑब्जेक्ट लिया तो उसका वेट भी कम होगा, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट लिया तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा। तो वैसे ही ये चेंज होता है, लेकिन जो मास होता है ऑब्जेक्ट का वो हर जगह सेम रहता है। ओके, तो यही आपको लिखना था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन में ये पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम डायरेक्टली आ गए हैं फ्री फॉल पेज नंबर 11 में। ओके, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो फ्री फॉल का डेफिनेशन है वो यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट, जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोंग, ग्रेविटी के साथ, उसे कहा जाता है फॉलिंग फ्रीली। एक ऑब्जेक्ट को सपोज हमने बॉल थ्रो किया ऊपर से नीचे, तो वो फ्रीली फॉल होके नीचे जाएगा। ओके, तो अगर हम ऊपर नीचे से भी ऊपर को बॉल थ्रो करते हैं तो ऊपर जाने के बाद फ्रीली नीचे आएगा, तो उससे ही हम क्या कहते हैं, फॉलिंग फ्रीली, फ्री फॉल भी हम कहते हैं। ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। तो ये भी मैंने लिखा है, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इसका फॉर्मूला v इज इक्वल टू जी टी, मतलब v हम देख सकते हैं v इज इक्वल टू जी टू एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS। तो ये कुछ मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी आप इसे कर सकते हैं क्योंकि आ भी सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है मेन। तो नेक्स्ट है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, पेज नंबर 13 पे। यहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन किया, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ऑब्जेक्ट में, क्योंकि वो जो पोजीशन और स्टेट में, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, क्योंकि उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है ऑब्जेक्ट में, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया एक ही पोजीशन पे और वो वहीं पर है एक स्टेट में, मतलब उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। वो होगा, वो स्टेबल है, एक ऑब्जेक्ट हमने स्टेबल करके रख लिया है एक प्लेस पे, तो उसे कहेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। Thus, for smaller distance, that is height, the potential energy is less than 0, that is it is negative। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि
अगर जो स्मॉलर डिस्टेंट है, जो स्मॉलर डिस्टेंट है, जैसे कि हाइट, अगर पोटेंशियल एनर्जी लेस रही 0 तो उसे कहेंगे हम निगेटिव। अगर 0 से भी कम रही पोटेंशियल एनर्जी तो हम उसे कहेंगे निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सेप्ट वेलोसिटी में हम इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट, बस ये आपको फॉर्मूलाज याद रखने होंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी आप यहाँ पर भी एक देख सकते हैं द बॉल लिखा है, तो यहाँ पर द बॉल की जगह आप लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट। ओके, एन ऑब्जेक्ट ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ एंड कैन एक्सेप्ट द अर्थ फॉर एवर एंड विल नॉट। आप यहाँ से लिख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो एबल है ओवरकम करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के सामने, एंड कैन एक्सेप्ट द अर्थ फॉर एवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ। द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेप्ट वेलोसिटी। तो ये है एक्सेप्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, तो आप इसे भी अंडरलाइन करके रख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको कुछ दिए गए हैं फॉर्मूला, ये पूरे के फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये पूरे के पूरे फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट आप देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट शायद यहाँ पे अब नेक्स्ट कुछ है नहीं, एक्सरसाइज है और न्यूमेरिकल्स है, तो आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा ये शॉर्ट पॉइंट्स शॉर्ट रिवीजन करने के लिए जो हमने डेफिनेशन दिए हैं लेसन को क्विकली रिवाइज करने के लिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।